नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 16 मार्च 2024 सुबह के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। अपने समाचार वीडियो हमारे साथ साझा करें, चाहे वह स्थानीय घटनाएं हों, दिलचस्प कहानियां हों या कुछ भी रोमांचक हो, हम जानना चाहते हैं। बेझिझक अपने वीडियो लिंक छोड़ें या हमें टैग करें। आइए जुड़े रहें और उन कहानियों को साझा करें जो मायने रखती हैं। समाचार नंबर 1। डर गई है सरकार, नेता प्रतिपक्ष जयराम का वार, दिन में 2 बार की जा रही कैबिनेट मीटिंग। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बौखलाहट में हैं। एक ही दिन में 2 बार कैबिनेट की बैठकें की जा रही हैं। कैबिनेट बैठकों में पूरे मंत्री भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आखिर सरकार इतनी अफरा-तफरी में क्यों है? एक तरफ प्रदेश के युवा लंबित परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर महीनों से सड़कों पर हैं और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता के हितों को दरकिनार कर रेवडिपों की तरह कैबिनेट रैंक देने में व्यस्त है। एक तरफ सरकार आर्थिक तंगी की बात कह रही है, दूसरी तरफ कैबिनेट रैंक बांटकर करोड़ों रुपए का अनावश्यक बोझ प्रदेश की जनता थोप रही है। मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने नेताओं का विलुप्तीकरण कर रहे हैं, उससे कांग्रेस सरकार की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री बौखलाहट में हैं। एक ही दिन में 2 बार कैबिनेट की बैठकें की जा रही हैं। कैबिनेट बैठकों में पूरे मंत्री भी शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आखिर सरकार इतनी अफरा-तफरी में क्यों है? एक तरफ प्रदेश के युवा लंबित परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर महीनों से सड़कों पर हैं और मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए जनता के हितों को दरकिनार कर रेवडिपों की तरह कैबिनेट रैंक देने में व्यस्त है। एक तरफ सरकार आर्थिक तंगी की बात कह रही है, दूसरी तरफ कैबिनेट रैंक बांटकर करोड़ों रुपए का अनावश्यक बोझ प्रदेश की जनता थोप रही है। मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने नेताओं का विलुप्तीकरण कर रहे हैं, उससे कांग्रेस सरकार की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। समाचार नंबर 2। शिमला से कमल सुल्तानपुरी भी टिकट के दावेदार, कांग्रेस में सियासी उठापटक के बीच नया नाम आया सामने। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की ओर से टिकट के दावेदारों में एक और नाम जुड़ गया है। इस क्षेत्र से पार्टी के एक दिग्गज नेता व 6 बार के सांसद रहे केडी सुल्तानपुरी के पुत्र कमल सुल्तानपुरी का नाम भी यकायक उभर कर सामने आया है। कमल सुल्तानपुरी के भाई विनोद सुल्तानपुरी कसौली निर्वाचन क्षेत्र से विधायक है। प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक में भाजपा व कांग्रेस में से कोई भी दल वर्तमान विधायकों को लोकसभा चुनाव में उतारकर जोखिम लेने की स्थिति में नहीं है। अतः इसी राजनीतिक परिवार के किसी सदस्य को चुनाव में उतारकर व नए चेहरे को टिकट देकर कांग्रेस आलाकमान कुछ अप्रत्याशित खेलने के मूड में है। कमल सुल्तानपुरी इस समय केंद्र सरकार में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में संयुक्त पंजीयक के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपना सेवाकाल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में उपनिदेशक पद पर शुरू किया था। कमल सुल्तानपुरी सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक, दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB, इंग्लैंड की वारविक यूनिवर्सिटी से LLM कर चुके हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के कई नेताओं ने दिल्ली में संपर्क करके कमल सुल्तानपुरी से उनकी चुनाव में उतरने की इच्छा पूछी है।
कांग्रेस भी चाहती है कि भाजपा के निवर्तमान सांसद की वायु सेना ऑफिसर की पृष्ठभूमि को देखते हुए एक युवा व उच्च शिक्षा प्राप्त किसी उम्मीदवार को चुनाव में उतारा जाए। इस बारे में कमल सुल्तानपुरी का कहना है कि पार्टी से कुछ लोगों ने उनसे चुनाव में उतरने की इच्छा पूछी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी यदि उनके बारे में ऐसा सोचेगी तो वह निश्चित तौर पर विचार करेंगे। पार्टी के दिग्गज नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी। शिमला संसदीय सीट पर कांग्रेस को अपने दिग्गज नेताओं से अपने अपने क्षेत्र में लीड दिलवाने की आस है। शिमला संसदीय सीट में शिमला से विक्रमादित्य सिंह, रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह, सिरमौर से हर्षवर्धन चौहान व सोलन से डा धनीराम शांडिल जैसे 5 मंत्री तथा मोहन ब्राक्टा, संजय अवस्थी, राम कुमार चौधरी, नंदलाल, विनय कुमार, नरेश चौहान जैसे कैबिनेट रैंक के नेताओं की भरमार है। इन सभी नेताओं पर न केवल कांग्रेस उम्मीदवार को लीड दिलाने बल्कि अपनी साख बचाए रखने का भी दबाव होगा। समाचार नंबर 3। अंतिम शाही जलेब में टूटा भीड़ का रिकॉर्ड। छोटी काशी से अपने धाम लौटे 300 से ज्यादा देवी देवता। 7 दिनों तक आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव मंडी शुक्रवार को राजमाधव की अंतिम शाही जलेब के साथ पूर्ण हो गया। मंडी जिला के सराज, दनरक, सदर, बल्ह और अन्य क्षेत्रों से आए 300 से अधिक देवी देवता भी छोटी काशी से अपने धाम लौट गए हैं। ये देवी देवता इतने दिनों तक मंडी जिला प्रशासन और छोटी काशी की जनता के मेहमान बने रहे। देवी देवताओं के संग आए हजारों देवलू भी वापस चले गए हैं। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव में पिछले कई वर्षों के मुकाबले रिकॉर्ड भीड़ उमड़ी। पहली शाही जलेब के बाद दूसरी शाही जलेब में भी हजारों लोगों ने शिरकत की थी, जबकि अंतिम जलेब में इस बार भीड़ के रिकॉर्ड टूट गए। वर्षों बाद अंतिम शाही जलेब में यह नजारा देखने को मिला। बाबा भूतनाथ के प्रांगण चौहटे में स्वर्ग सा नजारा बना और हजारों लोगों ने देवी देवताओं के दर्शन किए। देवी देवता आपस में मिलने के बाद वापस अपने अपने गांव लौट गए। इस बार शिवरात्रि महोत्सव में पहली बार 216 पंजीकृत देवी देवताओं में 200 देवी देवताओं ने शिरकत की है। उधर अंतिम शाही जलेब में प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिरकत की। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सदर विधायक अनिल शर्मा और धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर भी उपस्थित रहे। राज्यपाल ने अन्य अतिथियों संग खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। इससे पहले उन्होंने राजदेवता माधोराय और बाबा भूतनाथ के मंदिर पूजा अर्चना की। मेले की अंतिम जलेब सीधे पड्डल मैदान में जाने के बजाय चौटा बाजार से मोती बाजार होते हुए समखेतर और वापस बालक रूपी बाजार से होकर भूतनाथ मंदिर के बाहर से गुजरी, जहां पर मुख्य अतिथि द्वारा पूजा अर्चना की गई। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहार अपने तरीके से अद्वितीय हैं और राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाने का माध्यम है। उन्होंने कहा कि इन त्योहारों के दौरान देखे गए परंपरा के समृद्ध रंगों को भावी पीढ़ी के लिए संरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे एक महान राज्य और राष्ट्र के रूप में हमारी पहचान की पुष्टि करते हैं। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उनके साथ रहीं। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के समापन समारोह में राज्यपाल ने कहा कि पहली बार मंडी के शिवरात्रि महोत्सव में आकर उन्हें देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला है। हिमाचल प्रदेश में प्रचलित अनोखी देव परंपरा मंडी शिवरात्रि में देखने को मिलती है। मंडी शिवरात्रि में मंडी जिला के देवी देवताओं से मानवीय रिश्तों में बंधे मिलन की सदियों पुरानी परंपरा आज भी जारी है। श्री शुक्ला ने कहा कि देव समागम के इस अनूठे उत्सव में जहां भक्तों को मंडी जिले के देवी देवताओं के दर्शन करने का अवसर मिलता है,
वहीं लोगों को छोटी काशी और उसके ग्रामीण क्षेत्रों की परंपराओं और सभ्यता के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस अवसर अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव आयोजन समिति के अध्यक्ष उपायुक्त अपूर्व देवगन ने राज्यपाल का स्वागत एवं सम्मान किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पहली बार मेले में 6 सांस्कृतिक संध्याएं आयोजित की गई हैं और मेले में 190 पंजीकृत देवता शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बजंत्रियों के अनुदान एवं उनके राशन अनुदान तथा नजराना राशि में इस वर्ष आशातीत बढ़ोतरी की गई है। इसके अतिरिक्त खेल प्रतियोगिताओं की पुरस्कार राशि भी बढ़ाई गई है। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। जून तक लॉन्च होगा सुपर ब्रांड ऑफ हिमाचल। मंडी के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को मिला मांडव ब्रांड नाम। मंडी जिला के स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए जून माह तक सुपर ब्रांड ऑफ हिमाचल लॉन्च होगा। इसमें स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार सबसे अच्छे उत्पादों का चयन किया जाएगा। यह बात मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने मंडी शिवरात्रि में चल रहे सरस मेले के दौरान ब्रांड नाम और प्रतीक चिन्ह का विमोचन के दौरान कही। उन्होंने कहा है कि चयनित उत्पादों की ब्रांडिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोफेशनल एजेंसी को हायर किया जा रहा है। उन्होंने मांडव्य ब्रांड के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का भी विमोचन किया। मांडव्य ब्रांड स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के संवर्धन, विपणन एवं विक्रय हेतु जिला प्रशासन की एक पहल है। प्रबोध सक्सेना ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इस अवसर पर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना का स्वागत किया और कहा कि उत्पादों की ब्रांडिंग से इनकी बिक्री को बढ़ाए जाने में मदद मिलेगी। इसके लिए इनका डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार किया जाएगा। समाचार नंबर 4। नालागढ़ ट्रक यूनियन ने घटाया किराया, डीजल 2 रुपए सस्ता होने से भाड़े में प्रति किमी इतने पैसे की कमी। डीजल की कीमतों में कटौती के साथ ही नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने माल भाड़ा घटा दिया है। यूनियन ने माल भाड़े की दर में प्रति किलोमीटर 70 पैसे की कमी की है। माल भाड़े की नई दरें 20 मार्च से लागू होगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने डीजल के दामों में 2 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है। इसी आधार पर नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन ने भी माल भाड़े में कटौती कर दी है। मौजूदा समय में आर्थिक मोर्चे पर मंदी की मार झेल रहे कारोबारियों व उद्यमियों के लिए डीजल की कीमतों और माल भाड़े में कमी बड़ी राहत बनकर आई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि शुक्रवार सुबह से पेट्रोल और डीजल प्रति लीटर 2 रुपए सस्ता हो गया है। पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा की गई कटौती से महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलने की उम्मीद है। प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन की ही बात करें तो यहाँ स्थापित हजारों उद्योग माल ढुलाई के लिए ट्रकों पर निर्भर हैं। माल भाड़ा कम होने से जहाँ लागत में कमी आएगी वहीं मुनाफे में भी वृद्धि होगी। 12,000 से ज्यादा ट्रकों का दारोमदार संभाले ट्रक ऑपरेटर यूनियन नालागढ़ प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में स्थापित करीब 3,000 उद्योगों के माल ढुलाई का अहम जरिया है। वर्तमान में बीबीएन की कंपनियां भारत के अधिकतर राज्यों में तैयार उत्पाद को भेज रही है। उद्योगों से देश भर में उत्पादों को पहुंचाने व कच्चे माल को लाने का सड़क परिवहन ही मुख्य जरिया है। ऐसे में उद्यमियों को कच्चा माल मंगवाने तथा तैयार माल को भेजने के लिए अब कम माल भाड़ा देना होगा। जानकारों का कहना है कि डीजल के दाम घटने से खाने पीने के सामान के दाम भी कुछ कम होंगे, क्योंकि डीजल के दामों में बढ़ोतरी का खुदरा बाजार में कीमतों के उतार चढ़ाव का बहुत गहरा असर पड़ता है।
नालागढ़ ट्रक ऑपरेटर यूनियन के महासचिव दिनेश कौशल ने बताया कि डीजल की कीमतों में कमी के बाद यूनियन ने मालभाड़े की दरों में प्रति किलोमीटर 70 पैसे की कमी कर दी है। नई दरें 20 मार्च से लागू होगी। समाचार नंबर 5। प्रदेश में 20 मार्च तक साफ रहेगा मौसम, दिन में कड़क धूप से छूटे लोगों के पसीने। प्रदेश भर में मौसम के मिजाज बदलना शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को पूरा दिन प्रदेश में मौसम साफ रहा है। पूरा दिन धूप खिलने से ऊंचाई वाले क्षेत्र के लोगों ने भी अब राहत की सांस ले ली है। हालांकि प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शाम को हल्की बारिश हुई है, जिससे पहाड़ ठंडे हो गए हैं। हालांकि मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पूरा दिन धूप खिलने से ठंड काफी हद तक कम हुई है। हिमपात के कारण बंद हुई अटल टनल रोहतांग 4x4 वाहनों के लिए बहाल कर दी है। अटल टनल सहित मनाली केलंग मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद हुई थी। सड़क बहाल होने के बाद 2 टैंक लाहुल घाटी पहुंचने से डीजल व पेट्रोल की किल्लत भी दूर हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार 20 मार्च तक मौसम साफ रहने की संभावना है। धूप खिलने से तापमान में वृद्धि होगी। शुक्रवार को शिमला और आसपास के सभी क्षेत्रों में पूरा दिन धूप खिली रही। चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू व किन्नौर जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है। प्रदेश में अब भी 4 NH समेत 200 के करीब सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। 284 ट्रांसफार्मर और 3 पेयजल योजनाएं ठप हैं। जनजातीय जिला किन्नौर के दूरदराज क्षेत्र खाप के समीप अवरुद्ध हुआ NH 5 शुक्रवार को 24 घंटे बाद बहाल कर दिया है। बुधवार शाम मलबा गिरने से मार्ग बंद हो गया था। गुरुवार शाम करीब 4 बजे काकस्थल के समीप पागल नाला में मलबा आने से NH 5 फिर से बंद हो गया था, लेकिन शुक्रवार को कर्मचारियों ने इसे छोटी गाड़ियों के लिए बहाल कर दिया है। प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान दर्ज स्थान न्यूनतम अधिकतम शिमला 3.5 19.0, सुंदरनगर 2.4 26.8, भुंतर 4.5 26.2, कल्पा 1.9 12.6, धर्मशाला 2.9 24.1, ऊना 2.0 29.4, सोलन 1.9 25.0, मनाली 2.6 18.4, कुफरी 13.4। समाचार नंबर 6। टेलीग्राम पर फर्जी लिंक से 32.80 लाख की ठगी। शिमला के युवक सोलन की युवती को शातिरों ने बनाया शिकार, छानबीन शुरू। प्रदेश के शिमला और सोलन जिला के युवक और युवती से साइबर ठगों द्वारा टेलीग्राम पर फर्जी लिंक के जरिए 32.80 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत ठगी का शिकार हुए पीड़ित युवक और युवती ने साइबर पुलिस के पास दर्ज करवाई है। साइबर पुलिस ने ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए शातिरों द्वारा ठगी गई राशि में से 7.73 लाख रुपए की राशि को होल्ड करवा दिया है। बताया जा रहा है कि साइबर ठगों ने 2 अलग अलग मामलों में शिमला के एक युवक और सोलन की एक युवती को टेलीग्राम पर फर्जी लिंक भेज गूगल रेटिंग बढ़ाने का झांसा देकर शुरुआत में 2 से 3 हजार रुपए इन्वेस्ट करवाए। उसके बाद शातिरों ने दोनों को झांसे में फंसाने के लिए कुछ राशि बढ़ाकर उन्हें दे दी। शातिरों युवक और युवती को झांसे में फंसा करीब 32.80 लाख रुपए की राशि इन्वेस्ट करवाकर चुना लगाया है। साइबर ठगी की 2 मामलों की शिकायत साइबर पुलिस थाना शिमला में आई है।
जिसमें से शिमला एक युवक ने साइबर थाना में दी शिकायत में बताया कि साइबर ठगों के झांसे में आकर उसने शातिरों के खातों में 16.30 लाख रुपए जमा करवा दिए। इसके अलावा दूसरे मामले में सोलन की एक युवती ने साइबर पुलिस थाना दी शिकायत में बताया कि साइबर ठगों के झांसे में आकर उसने शातिरों के बैंक खातों में लगभग 16.50 लाख रुपए जमा किए हैं। उधर एसपी साइबर क्राइम भूपेंद्र नेगी का कहना है कि साइबर पुलिस थाना शिमला में दोनों मामलों में 420 आईपीसी व 66 DIT एक्ट के तहत केस दर्ज की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर क्राइम पुलिस थाना शिमला की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए साइबर ठगों के खातों में 7,73,594 रुपए की राशि होल्ड करवाई है। एसपी ने बताया कि साइबर ठगों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कार्रवाई जारी है। उन्होंने आम जनमानस से अनुरोध है कि साइबर अपराधियों द्वारा दिए जाने वाले किसी भी प्रलोभन व झांसे में न आए और किसी भी साइबर अपराध के घटित होने पर आप अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 पर फोन करें। समाचार नंबर 7। बिजली बिल का फर्जी मैसेज भेज रहे शातिर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड ने जारी की एडवाइजरी। बिजली के बिल भरने के उपरांत भी शातिरों द्वारा उपभोक्ताओं को बिल न भरने के फेक SMS और कॉल किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के कई उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली बिल न भरने के फेक SMS और कॉल की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए विद्युत बोर्ड ने एडवाइजरी की है। शातिरों द्वारा बिजली बिल न भरने पर विद्युत कनेक्शन काटने और ऑफिस का 9,90,38,27,597 नंबर भेजा रहा है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड द्वारा जारी की गई एडवाइजरी में बताया है कि इसी तरह के फर्जी मैसेज कॉल के माध्यम से शातिरों द्वारा लोगों को किए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि हम कुमार हाउस विद्युत बोर्ड मुख्यालय से बोल रहे हैं और आपका बिल जमा नहीं हुआ है या आपका कंज्यूमर ID अपडेट नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के सभी उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए सूचित किया है कि ये SMS और कॉल्स फर्जी व धोखाधड़ी वाले हैं। विद्युत बोर्ड की ओर से सभी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित नंबर पर कॉल न करें और या किसी भी मोबाइल ऐप को डाउनलोड न करें, न ही किसी लिंक पर क्लिक करें। विद्युत बोर्ड के कंसल्टेंट अनुराग पराशर ने जनता से अपील की है कि इसकी सूचना तुरंत साइबर सेल, हिमाचल सरकार के नंबर 017726203331 या हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के टोल फ्री नंबर 1800180806 या 1912 पर दी जाए। उपभोक्ता हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड के मोबाइल ऐप HPSABL और वेबसाइट कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800180806 या 1912 पर रजिस्टर मोबाइल नंबर से कॉल करके या अपने स्थानीय उपमंडल के माध्यम से बिजली बिल के भुगतान और बिजली से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समाचार नंबर 8। HPU कैंपस का विस्तारीकरण लटका, विश्वविद्यालय में नए प्रोफेशनल कोर्स शुरू करने में आ रही दिक्कत। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में साल 2015 से कैंपस विस्तार का काम लटका पड़ा है। इस कारण एक और जहां छात्रों को कक्षाओं के लिए प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा, तो कई ऐसे कोर्स हैं जो HPU चाहकर भी शुरू नहीं कर पा रहा। इसका खमियाजा सीधे तौर पर छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। विवि प्रशासन द्वारा वर्ष 2015 में इस जमीन पर नए कैंपस का निर्माण कार्य भी शुरू करना था, ताकि जल्द इस स्थान पर कैंपस का निर्माण कर छात्रों को सुविधा प्रदान करवाई जा सके। प्रशासन द्वारा इस नए कैंपस में प्रोफेशनल और जॉब ओरिएंटेड कोर्स चलाए जाने की योजना है, जबकि अभी तक कुछ नहीं हुआ है।
छात्रों के लिए विवि में जगह ही नहीं है, ताकि यहाँ पर कोई और डिपार्टमेंट बनाए जा सके। BBA, BCA, B.Ed और लॉ के अलावा अन्य जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी शुरू नहीं हुए हैं। HPU में अभी कार्यकारी VC प्रो SP बंसल ही कार्यभार देख रहे हैं। इससे पहले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रति कुलपति प्रो ज्योति प्रकाश पहले ही अपने पद को छोड़ चुके हैं। राज्यसभा सांसद बनने के बाद विवि के पूर्व VC प्रो सिकंदर कुमार ने ऐच्छिक रिटायरमेंट ले ली थी। 21 मार्च 2022 को केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के VC प्रो SP बंसल को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई। HPU में कैंपस विस्तारीकरण के बाद 10 नए डिपार्टमेंट बनाए जाने थे। तत्कालीन VC प्रो सिकंदर कुमार ने कहा था कि वर्तमान में विवि में 34 डिपार्टमेंट में पढ़ाई हो रही है, इसको बढ़ाकर 44 कर दिया जाएगा। समाचार नंबर 9। हर पंचायत से 10 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ेंगे, राज्य परियोजना निदेशक हेमिस की परियोजना निदेशकों से बैठक। प्रदेश के सभी जिला के परियोजना निदेशकों को 31 मार्च से पहले प्राकृतिक खेती की कार्ययोजना तैयार करके भेजने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा वर्ष 2024 से 25 के बजट में प्राकृतिक खेती को लेकर की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने को लेकर शुक्रवार को कृषि भवन बालूगंज में बैठक का आयोजन किया गया। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सभी जिला के परियोजना निदेशकों ने भाग लिया। राज्य परियोजना निदेशक हेमिस नेगी ने अधिकारियों को बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की तैयारियों और आगामी वित्त वर्ष में योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना 31 मार्च से पहले तैयार करके भेजने के निर्देश दिए। हेमिस नेगी ने कहा कि इस वर्ष लाहौल स्पीति जिला के काजा क्षेत्र और चंबा जिला के पांगी क्षेत्र को पूरी तरह से प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। इन स्थानों पर उगने वाले फल, सब्जियों और अनाजों के विपणन के लिए भी उचित प्रबंध किए जाएंगे। इस वर्ष राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत किसान बागबानों को स्वरोजगार से जोड़कर आर्थिक तौर से सशक्त बनाने का काम भी किया जाएगा। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना में संयुक्त कृषि निदेशक प्रशासनिक डा रविंद्र सिंह जसरोटिया ने कहा कि प्राकृतिक खेती को लेकर इस बजट में बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लेकर बैठक में अहम फैसले लिए हैं, जिसका लाभ हिमाचल के किसान बागबानों को होगा। इस वर्ष योजना के तहत 10 नए FPO प्रत्येक पंचायत में 10 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़े और 15,000 हेक्टेयर भूमि को प्राकृतिक खेती के तहत लाकर उसे ऑनलाइन पोर्टल में पंजीकृत किए जाने का काम किया जाएगा। बैठक के दौरान सभी जिलों के परियोजना निदेशकों ने अपने जिला में चल रही योजना की गतिविधियों के बारे में प्रस्तुति दी। इस बैठक में प्रधान कृषि अर्थशास्त्री डा मनोज गुप्ता, DDA प्राकृतिक खेती डा मोहिंद्र भवानी, सहायक निदेशक पशुपालन डा HK वर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। समाचार नंबर 10। हिमाचल में खूब चमक रहा नशे का कारोबार, 2 महीने में NDPS के 431 मामले दर्ज। पुलिस ने प्रदेश में चिट्टा तस्करों सहित नशा माफिया पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस ने वर्ष 2024 के शुरुआत के 2 महीनों में ही NDPS के 431 मामले दर्ज किए हैं। पुलिस ने NDPS के इन 431 मामलों में 2 विदेशी तस्करों सहित 620 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। पुलिस ने NDPS के केसों में 8 महिलाओं को भी नशे की खेप के साथ पकड़ा है। पुलिस ने प्रदेश में नशा माफिया पर पूरी तरह से शिकंजा कस दिया है। इनमें शिमला पुलिस ने प्रदेश भर में सबसे अधिक नशा तस्कर पकड़े हैं। शिमला पुलिस ने जनवरी माह में
एनडीपीएस के 29 और फरवरी माह में 54 मामले दर्ज किए हैं। प्रदेश भर में एनडीपीएस के 431 मामलों में बीबीएन में 14, बिलासपुर में 45, चंबा में 20, हमीरपुर में 12, कांगड़ा में 40, किन्नौर में 1, कुल्लू में 58, लाहौल स्पीति में 2, मंडी में 44, नूरपुर में 26, शिमला में 83, सिरमौर में 26, सोलन में 19 और ऊना में 40 मामले दर्ज किए हैं। एनडीपीएस के केसों में पुलिस ने 57 किलो चरस, 6 किलो अफीम, 2 किलो 885 ग्राम चिट्टा की खेप आरोपियों से पकड़ी है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों से 8090 नशीली गोलियां और 3850 नशीले कैप्सूल, 300 प्रतिबंधित सिरप दवाइयां पकड़ी है। इसके अलावा पुलिस ने आरोपियों से 17 किलो से अधिक गांजा और 102 किलो 508 ग्राम भुक्की की खेप पकड़ी है। एनडीपीएस के इन 431 मामलों में पुलिस ने जनवरी में प्रदेश भर में एनडीपीएस के 141 मामले और फरवरी 290 मामले दर्ज किए हैं। लोगों से अपील, नशे के कारोबार पर पुलिस को दे सूचना। एनडीपीएस के मामलों की पुष्टि कार्यकारी पुलिस महानिदेशक संजीव रंजन ओझा ने की है। पुलिस नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। नशा माफिया से जुड़े लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस को सूचना दे। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।